Hi everyone. So I wanted to create a OS series, operating systems, in which we will go into detail. And this first video will just be an overview. इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम इवेंचुअली कवर करेंगे और मेन गोल इसका यही है कि लाइक बेसिक हमें ओएस की नॉलेज होती है लाइक जस्ट टू एक्सपैंड ऑन दैट एंड गो इनटू डिटेल. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस वर्सेस प्रोग्राम से, जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट है टू नो. तो प्रोग्राम और प्रोसेस. तो प्रोग्राम इज जस्ट पैसिव फाइल दैट इज सिटिंग ऑन द डिस्क, राइट. सो लेट्स से आपने कोई सी प्लस प्लस का सोर्स कोड लिखा, उसके बाद उसको कंपाइल किया और उसकी एक बाइनरी बनी, तो दैट इज़ अ प्रोग्राम. लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं टू एग्जीक्यूट एंड डेटा है उसके अंदर. तो लेट्स से दिस इज़ द फाइल. ऑब्वियसली बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा है, राइट, बट इट इज़ इन अ पैसिव स्टेट. या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम की कोई स्टेट नहीं होती, सो नो स्टेट, राइट. इट्स जस्ट अ पैसिव एंटिटी. और प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस इज जस्ट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. तो लेट्स से हमने पूरी बाइनरी फाइल बेसिकली, इसमें सेक्शंस होते हैं जो कि ऑब्वियसली हम आगे देखेंगे. एज आई सेड ये ओवरव्यू है, तो ना अभी हम प्रोसेस के डिटेल में जा रहे हैं, ना अभी हम बाइनरी के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, क्या होता है, क्या कौन कौन से सेक्शन होते हैं. बट इवेंचुअली हम मान सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन होता है जो हम टेक्स्ट सेक्शन बोलते हैं, डेटा सेक्शन होता है. तो लेट से हमने लोड किया मेमोरी में, हमारी रैम में, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, राइट. तो प्रोसेसर हमारा एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. तो टिपिकली आजकल एक सेकंड में मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, जो कि प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर और सीपीयू भी मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा. तो प्रोसेसर सबसे पहले फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो डिकोड करता है लाइक व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन एक्चुअली मीन्स, हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद फाइनली वो उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट. ये जब 3 स्टेप्स हो जाएंगे तो वी विल जंप टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो ऐसे ऐसे करके हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आता है प्ले में. तो अभी हमने जैसे प्रोसेस के बारे में देखा, तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, जो कि एक लाइक नॉर्मल थिंग है. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ब्राउज़र, स्पॉटिफाई, और लेट्स से योर कोड एडिटर. ओके, तो बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे रन कर रहे हैं. तो इतने सारे प्रोसेसेस कैसे रन कर रहे हैं, अगर हमारे पास फिज़िकल मेमोरी है जो कि हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, उसकी आइसोलेशन, कि एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस ना करे प्रोसेसेस, राइट. हमारे पास प्रोसेसर एक ही है, तो हाउ इज़ इट एग्जीक्यूटिंग सो मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली. इसकी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसकी भी होंगी, वो सबको एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है साइमल्टेनियसली. क्योंकि हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि सीरियली चल रहे हैं सारे प्रोसेसेस, राइट. लाइक अगर आप ब्राउज़र चला रहे हो और साथ में गाने सुन रहे हो स्पॉटिफाई पे, तो वो एक साथ चल रहे हैं. स्पॉटिफाई ऐप भी चल रही है, ब्राउज़र भी चल रहा है, राइट. तो साइमल्टेनियसली कैसे, या फिर हमें जो कि पैरेलली लगता है, तो वो इल्यूजन कैसे क्रिएट करता है ओएस. तो वहाँ पे ओएस प्ले में आता है. तो लेट्स से कि ये हमारी सारी प्रोसेसेस है, ये वाला पार्ट, और ओएस बीच में आता है, और यहाँ पे आता है हमारा हार्डवेयर. तो हार्डवेयर में सब रिसोर्सेज हम मान सकते हैं, मेमोरी, डिस्क, और लेट्स से सीपीयू, नेटवर्क, लाइक जितने भी रिसोर्स आप मान सकते हो हार्डवेयर के, वो सब इसके नीचे आते हैं. तो अगर प्रोसेसेस को कुछ भी करना है विद हार्डवेयर, ओके, तो उनको ओएस के थ्रू करना पड़ेगा. तो ओएस को ऑब्वियसली कुछ फंक्शनैलिटीज़ एक्सपोज करनी पड़ेंगी, जिससे प्रोसेस उसको कॉल कर सकते हैं, एंड देन ओएस वो इशू कर सकता है कमांड. फॉर एग्जांपल इसको हम बोल सकते हैं कि ओएस एक्सपोजेज सम एपीआईज, जिसके थ्रू प्रोसेस कॉल कर सकते हैं
हार्डवेयर को। ओके, तो एपीआईज या फिर इसको हम बोलते हैं कि ओएस हमें सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है। तो सिस्टम कॉल्स क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, लाइक द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम कॉल्स एंड लाइक अ नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल। लाइक जैसे हमने कोई सी प्लस प्लस का कोड लिखा, तो उसमें हमने कोई फंक्शन कॉल किया, तो दैट इज़ अ प्रोसीजरल कॉल, दैट इज़ नॉट अ सिस्टम कॉल। तो उसमें क्या फ़र्क होता है वो भी हम आगे देखेंगे। एज आई सेड, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो ओ एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हाउ इज़ ओ एस मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? तो वो पार्ट है वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ लेट्स से सीपीयू, राइट। इसके बाद हम मेमोरी का देखेंगे, पर पहले लेट्स कवर सीपीयू। तो सबसे पहले तो वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो वर्चुअलाइजेशन इज सिंपली क्रिएटिंग वर्चुअल फॉर्म ऑफ अ फिजिकल रिसोर्स। तो हमारे पास फिजिकल रिसोर्स है सीपीयू। सीपीयू हमारे पास एक ही है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इतने सारे प्रोसेसेस का इल्यूजन कैसे है, वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होता है, राइट। तो हर प्रोसेस को लगेगा लेट्स से P1, P2, P3, ये हमारे 3 प्रोसेसेस हैं, पर सीपीयू एक ही है, राइट। तो इसको मैं C1 या C बोलता हूँ अभी के लिए सीपीयू को। तो या तो वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इसकी इंस्ट्रक्शन को, या इसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, या P1 की कर सकता है। सब एक साथ नहीं कर सकता वो, राइट। बट सीपीयू इनको इल्यूजन देता है कि इसके पास एक अपना प्रोसेसर है लेट्स से C1, P2 के पास अपना प्रोसेसर है, और P3 के पास अपना प्रोसेसर है, राइट। और इनको लगता है कि इनकी प्रोसेसेस को ये इल्यूजन होता है कि इनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो लगातार एग्जीक्यूट हो रही है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, वो हम आगे देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन कैसे करता है सीपीयू। तो बेसिकली दो पार्ट्स हमें देखने ऑब्वियसली, हाउ कि कैसे करता है, तो और उसके बाद हमें देखना है विच। तो हाउ वाले पार्ट में आ गया कैसे करता है, जो कि हम सबको पता ही है लगभग, कॉन्टेक्स्ट स्विच की मदद से करता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विच एक लोअर लेवल मैकेनिज्म हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हाउ पार्ट कवर करेगा। ऑब्वियसली हमें आगे देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये सिर्फ ओएस अकेला नहीं कर सकता। हाउ इट नीड्स हेल्प फ्रॉम द हार्डवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज आई सेड अगर हार्डवेयर का उसको सपोर्ट नहीं है तो इट्स जस्ट अनदर प्रोसेस, राइट। ओएस कोई कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस विद मोर स्पेशल प्रिविलेजेस एंड सपोर्ट फ्रॉम हार्डवेयर, ये हम बोल सकते हैं, राइट। तो हाउ में ये देखेंगे, और विच में हम बोल सकते हैं कि अगर हाउ लोअर लेवल चीज़ें कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म्स, तो विच हमारा कवर करेगा लेट्स से पॉलिसीज, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। अब हमारे पास लेट्स से हमारे पास एबिलिटी आ चुकी है कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की, राइट। तो हमें पता है कि हम इन प्रोसेसेस के बीच में बहुत रैपिडली स्विच करेंगे। कभी हम इसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा, फिर इसकी, फिर हम दोबारा जंप करके P1 की कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का ये एप्लीकेशन है ऑब्वियसली। बट अब विच, लाइक हाउ टू डिसाइड कि कब मैं P1 एग्जीक्यूट करूँ, कब P2 करूँ, कब P3 करूँ, कब मैं बैक टू P2 जंप करूँ, तो वो विच पार्ट है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये हायर लेवल मैकेनिज्म है। तो हमें ये दोनों पार्ट देखने हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ओएस इतने सब सारे रिसोर्सेज मैनेज करता है, तो हम उसको ऑब्वियसली रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। बट ये सब जस्ट टर्मिनोलॉजी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हम इसका एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, सी पी यू। ये तो इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ये क्या करता है, 2 सेकंड के लिए वेट करता है कि इन्फिनाइट लूप में, और जो भी हमें आर्ग्यूमेंट पास होता है उसको प्रिंट करता रहता है, राइट। तो इसको हम सिंपली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ए प्रिंट किया, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, राइट। तो अभी क्या है, इस प्रोग्राम का एक प्रोसेस हमने लॉन्च किया। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के 3 प्रोसेस लॉन्च करते हैं। सिंगल प्रोग्राम है लेकिन उसके 3 इंस्टेंसेस है,
जो कि हम रन कर रहे हैं। एम परसेंट आपको पता होगा लाइक बैकग्राउंड में रन करता है प्रोसेस, राइट, और सेमी कॉलन्स टू रन मल्टीपल कमांड्स एक साथ। तो ये हमने रन किया, तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, राइट, बी ए सी। फिक्स्ड ऑर्डर इसमें भी नहीं है, बट हर प्रोसेस को टाइम मिल रहा है। बी एग्जीक्यूट हो रहा है, ए एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर लेट्स से इमेजिन कि सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बी सिर्फ ए देखने को मिलता, या फिर सिर्फ बी 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 बी। बट हर प्रोसेस को टाइम मिल रहा है, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। तो अभी के लिए मैं इसको किल कर देता हूँ। तो हमने प्रोसेस किल कर दिया। तो ये एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जांपल था वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू का। तो अब हम आगे देखते हैं, लेट्स से अब हम वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी पे जाते हैं, राइट। तो मेमोरी, तो मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने सीपीयू की बात करी, तो मेमोरी क्या है। सबसे पहले तो हम मेमोरी को मॉडल करते हैं। तो फिजिकल मेमोरी में मॉडल करता हूँ। तो फिजिकल मेमोरी को हम बोल सकते हैं कि इट्स जस्ट एरे ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, और ये एरे ऑफ बाइट्स है, राइट। अब हमारे पास प्रोसेसेस है P1 P2, और मेमोरी इज सुपर इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर हम प्रोसेस लोड कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि एवरीथिंग वी लोड इनटू मेमोरी फर्स्ट, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, हर चीज़ मेमोरी में रिसाइड करती है, राइट। तो ओएस मेमोरी भी वर्चुअलाइज करता है। तो इसका हम सबसे पहले मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कैसे। तो क्या होगा कि प्रोसेस P1 को लगेगा कि इसके पास खुद की मेमोरी M1 है, और इसको लगेगा M2 है। लेट से इसको लगता है इसके पास 0 से लेके 100 बाइट्स तक की मेमोरी है, और इसको लेट से लगता है इसके पास 0 से 150 तक इसको एलोकेट किया है, तो इसके पास इतना है। तो एक पर्टिकुलर एड्रेस की बात करते हैं, लेट से 70 एड्रेस की बात करते हैं। तो 70 एड्रेस जो इसको लग रहा है कि इसके पास 70 है, और इसको भी ऑब्वियसली लगेगा इसके पास 70 है, बट इवेंचुअली ऑन द फिजिकल डिस्क, ऑन द फिजिकल मेमोरी, वो अलग पार्ट है। हो सकता है हमारा ओएस क्या करता है, हमारा ओएस मैप करता है इसकी वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी पे, इसकी वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी पे। तो हो सकता है इसका जो 70 है P1 का, वो इधर आ रहा हो, और P2 का हो सकता है लेट से इधर आ रहा हो। तो ओएस ने क्या किया, इतना एरिया P2 को मैप किया है, इतना एरिया P1 को मैप किया है, और लेट से मान लेते हैं कि असली में ये 100 था। बट असली में पर प्रोसेस P1 को क्या लग रहा है, P1 को क्योंकि 0 से 100 मिला, तो प्रोसेस P1 को लग रहा है उसके पास ये मेमोरी है। बट नहीं, प्रोसेस P1 के पास ये मेमोरी है। और ज़रूरी नहीं है कॉन्टिग्यूस मेमोरी एड्रेस एलोकेट होंगे, राइट। ये जब हम आगे पेजिंग पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, तो ये आगे हम देखेंगे। इसका भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो यप, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दूसरी फाइल है memvr.cpp, तो इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ नहीं करता, ये सिंपली वेरिएबल बनाता है स्टैक वेयर, और एक हीप में हीप के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करता है और मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। और PID प्रिंट करता है, उसके बाद एड्रेसेस प्रिंट करता है वेरिएबल्स के, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं। इसको हमें मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से रन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन हमें एनेबल करनी पड़ती है इसके लिए, सॉरी डिसेबल करनी पड़ती है। तो अभी के लिए वो हम छोड़ देते हैं कि वो क्यों करनी पड़ती है वगैरह, बट लेट मी जस्ट रन इट फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने रन किया, तो यहाँ पे उसने एड्रेस प्रिंट किए तीनों वेरिएबल के। अब इसको सिमिलरली इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो अब एड्रेस हम देखो,
एड्रेस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल दोनों का सेम है या नहीं है? तो दोनों का सेम क्यों आया? उनके पास, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास अलग अलग मेमोरी है। तो जैसा कि मैंने बोला, ओएस वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है हर प्रोसेस के लिए। तो P1 के पास अलग अपनी वर्चुअल मेमोरी है और P2 के पास अलग है, और वो मैप अलग अलग जगह पे होती है फिजिकल मेमोरी में। ओके, तो ये इतना पार्ट है, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम अनदर थीम डिस्कस कर सकते हैं जो कि है कंकरेंसी, राइट। या तो कंकरेंसी वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओएस कैसे डील करता है कंकरेंसी के साथ? हम सोच सकते हैं कि अगर ओएस इतने सारे लेट से प्रोसेसेस जगल कर रहा है एक साथ, तो उसको ऑब्वियसली कंकरेंसी से डील करना ही पड़ेगा। वो कैसे डील करता है कंकरेंसी से, और वो सब पार्ट वो हम आगे देखेंगे डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल टॉपिक होगा, तो इसका भी मैं ओवरव्यू भी नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो परसिस्टेंस हमें पता है कि जो हमारी रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। तो अगर सिस्टम क्रैश होता है या फिर पावर लॉस होता है, तो हमारा जो रैम में डेटा होगा वो पूरा लॉस हो जाएगा, राइट। मेमोरी में डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। तो हमें एक परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए, जो कि आजकल हमें पता है एसएसडी के फॉर्म में आती है, हार्ड ड्राइव्स। ओके, या तो अब जो ओएस का पार्ट ये सब मैनेज करता है परसिस्टेंस, उस सब सिस्टम को हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। ओके, तो लाइक कोई भी आपने फाइल क्रिएट करी, तो उसके लिए पूरा फाइल सिस्टम को क्या करना पड़ता है, राइट। तो फाइल सिस्टम लाइक सबसे पहली बात तो ये कि फाइल सिस्टम यानी कि आप डिस्क पे सेव कर रहे हो जो कि हार्डवेयर है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम को सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला, सिस्टम कॉल इज़ अ मस्ट, क्योंकि जो प्रोग्राम है आपका उसको ओएस को सिस्टम कॉल इशू करेगा वो, जो कि फिर हार्डवेयर को कमांड इशू करेगा, राइट। तो इसमें भी बहुत कुछ फाइल सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, मेटा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे अगेन, राइट। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिस्क को वर्चुअलाइज नहीं करता ओएस। डिस्क जो है उसको, क्योंकि डेटा इज़ मेंट टू बी शेयर्ड, तो अगर हमने डिस्क बेसिकली शेयरेबल है काफ़ी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखा, उसको आपने कंपाइल किया, तो सबसे पहले तो आपने सी प्लस प्लस का कोई कोड लिखा लेट से किसी आईडी में, लेट से वी एस कोड में। उसके बाद आपने इसी सी प्लस प्लस फाइल को कंपाइलर को फीड किया, जिसने उसकी फिर बाइनरी बनाई। तो फिर हो सकता है आपने उस पर कुछ और कमांड्स रन करी, राइट। तो फाइल्स बहुत ज़्यादा शेयर होती है बिटवीन प्रोसेसेस, इसलिए डिस्क को हम वर्चुअलाइज नहीं करते, डिस्क इज़ शेयरेबल। ओके, उसके बाद थोड़े बहुत डिज़ाइन गोल्स ओएस के, लेट से अगर आप अपना ओएस बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली उसमें लेस ओवरहेड होना चाहिए, परफॉर्मेटिव होना चाहिए ओएस। लाइक जैसे कि अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें सीपीयू की, तो आप बोलते हो कि ठीक है, मेरा ओएस कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं इन तीन प्रोसेस के बीच में, और कभी वो P1 रन कर रहा है, P2 रन कर रहा है, P3 कर रहा है, पर क्या वो उसको एफिशिएंटली कर रहा है, या फिर उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच में बहुत ज़्यादा ओवरहेड आ रहा है? तो वो सब भी देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आइसोलेशन और प्राइवेसी हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि P1 का एक अलग मेमोरी एड्रेस स्पेस है, लेट से 0 से 100 इसको लगता है, P2 का अलग है और P3 का अलग है, राइट। पर फिजिकल मेमोरी में तो ये यहाँ पे एक साथ ही है, यहाँ P1 है, लेट से यहाँ P2 है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि P1 जब रन हो रहा है तो वो कभी P2 का डेटा एक्सेस ना करे, या P2 जब रन हो रहा है तो वो P1 का डेटा एक्सेस ना करे। तो दिस इज आइसोलेशन एंड प्राइवेसी।
और ये सब अगेन हम एक एक टॉपिक डिटेल में आगे देखेंगे, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। और ऑब्वियसली रिलायबल होना चाहिए ओएस, क्योंकि एज आई सेड इट ऑर्केस्ट्रेट्स द होल सिस्टम, जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं सबको कोऑर्डिनेट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे हमने देखा, परसिस्टेंस करता है, वर्चुअलाइज करता है, तो उसके बिना लाइक मॉडर्न कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, राइट। तो रिलायबल होना चाहिए एक ओएस काफ़ी ज़्यादा। अगर ओएस डाउन हुआ तो बेसिकली हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा। उसके बाद एंड करने के लिए इसको हम ओएस की हिस्ट्री देखते हैं, जिससे हमें मतलब आई गेस काफ़ी इंट्यूशन लगेगी कि अभी हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। तो सबसे पहला जो ओएस का फेज़ था, उसमें ओएस वाज जस्ट अ लाइब्रेरी। तो ओएस के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं था, कुछ नहीं था। ओएस वाज जस्ट लाइब्रेरी। तो फॉर एग्जांपल अभी आप सी प्लस प्लस का कोड लिखते हो, तो कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करके आपने कोई फंक्शन कॉल किया, सिंपली वैसे ही था। तो से उसका मोटिव भी क्या था, बेसिकली जस्ट डेवलपर्स को खुद से कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि हार्डवेयर के साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो कोड तो लिखना उसका पड़ेगा ही आपको, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो ओएस बस उसको उसका लेट से बॉयलर प्लेट कोड एक लाइब्रेरी में दे देता था और फिर वहाँ से उसको कॉल कर लेते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे ना कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई आइसोलेशन है, ना ओएस के पास कोई स्पेशल फीचर है। ओएस इज जस्ट अ लाइब्रेरी। ओके, सेकेंड फेज में हम बोल सकते हैं या तो सेकेंड फेज में क्या हुआ कि सेकेंड फेज में रियलाइजेशन होती है कि जो ओएस है वो उसके थ्रू जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज़ स्पेशल। तो अगर हम ओएस को स्पेशल प्रिविलेजेस दे दें तो उसके थ्रू हम काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इस सेकंड फेज़ में सिस्टम कॉल्स का कंसेप्ट आएगा कि हम ओएस को सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम सब कुछ मैनेज करेंगे। प्रोग्राम्स ओएस के थ्रू हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ओएस को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। लेट से यहाँ पे बोलते हैं हम कि ओएस को हार्डवेयर सपोर्ट दिया गया था, यहाँ पे इतना बोलते हैं हम, राइट। तो हमें अगर अभी छोटा सा एक डिफरेंस बताना हो सिस्टम कॉल और प्रोसीजरल कॉल में, वैसे तो हम ये आगे देखेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम कॉल होती है वो ट्रांसफ़र करती है कंट्रोल ओएस के पास और एक प्रिविलेज लेवल इंक्रीज कर देती है। तो क्या होता है, अभी हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो यूज़र मोड में चलते हैं, राइट। और जो हमारा ओएस होता है वो हमारा प्रिविलेज मोड में चलता है, या फिर इसको हम कर्नल मोड भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के लेवल होते हैं। तो जब P1 ने सिस्टम कॉल किया कोई भी, तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है और जो क्या करता है, हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में, मतलब कर्नल मोड में हम चले जाते हैं या फिर प्रिविलेज मोड में। और एक हैंडलर होता है जो कि हार्डवेयर में पहले से सेट होता है कि उसको किस पार्ट ऑफ ओएस कोड पे जंप करना है, फिर वो वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अभी इससे वैसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे ही, बट ये जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस है। और ओएस जब अपना काम कर लेता है तो ओएस दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन इशू करता है जिससे वापस हम यूज़र मोड में चले जाते हैं और जहाँ पे हमने P1 में लेफ्ट किया था वहाँ पे हम वापस चले जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो थर्ड फेज़ हमारा आया था वो आया था मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब यहाँ पे बहुत सारे हम लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं कि बहुत सारे हम प्रोसेसेस यहाँ पे एक साथ रन करने लग गए थे, राइट। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत थी कि हमारा जो ओएस है वो एफिशिएंट हो, सीपीयू अच्छे से यूटिलाइज करे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने देखी, कंकरेंसी, प्राइवेसी, वो सब इस एरा में हमें अराइज हुई क्योंकि वी नीडेड टू बी एफिशिएंट। तो एफिशिएंट बनना है तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो इस एरे में था। जो
फर्स्ट एरा था ये मेन फ्रेम वाला एरा था, यहाँ पे एक जॉब को हम सबमिट करते थे और उसके बाद वो जॉब एग्जीक्यूट होती थी, राइट। तो जो फोर्थ है वो अभी हम बोल सकते हैं मॉडर्न एरा है। तो मॉडर्न एरा हमें पता है मतलब काफ़ी उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है अब। तो मैक ओएस है और लिनक्स है, ओके, और विंडोज़ के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इवेंचुअली मैं एंड करना चाहूँगा यूनिक्स या फिर लिनक्स की बात करके, क्योंकि इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है ओएस सिस्टम में। तो यूनिक्स कैसे स्टार्ट हुआ था 1970s के अराउंड, बेल लैब्स ने एक अपना ओएस बनाया था। तो जितने भी हम आज आइडियाज़ देखते हैं, प्रोसेसेस या फिर एवरीथिंग इज़ अ फाइल या सिस्टम कॉल्स, वो सब यूनिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके। तो उसका फिर जो सोर्स कोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ, लाइक उसका रेफरेंस करने लग गए काफ़ी लोग सोर्स कोड। उसके बाद लेकिन क्या हुआ था, जब उन्होंने कॉमर्शलाइज करने का ट्राई किया था यूनिक्स को 1980s में, तो उनको काफ़ी लीगल इश्यूज फेस करने पड़े थे। तो उस लीगल इश्यूज के चलते वो काफ़ी मुश्किल हो गया था उसको फ्रीली शेयर करना और लाइक मॉडिफाई द सिस्टम, मॉडिफाई द कोड। तो उसके बाद क्या हुआ था 1991 में लाइनस टॉरवर्ड्स ने एक प्रोजेक्ट एज अ हॉबी प्रोजेक्ट, वो कर्नल कोड कोड लिख रहे थे और जो कि बाद में लिनक्स बना। तो दैट इज़ नाउ, और फिर उन्होंने मतलब उसको पब्लिकली रिलीज़ किया था ओपन सोर्स लाइसेंस के अंदर। तो लिनक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में ओएस की, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ यूनिक्स से आए थे। और जो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन हम इतनी सारी देखते हैं, उबंटू, बीएसडी, मिंट, वो सब यूनिक्स लाइक सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही है। और आई थिंक मतलब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो फीडबैक अपना देना, क्योंकि आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन वगैरह इसमें काफ़ी फ्लॉ हो सकता है। मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और ये सब फर्स्ट टेक में किया है मैंने। तो बहुत जगह हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने में, कोड वगैरह या फिर कुछ डिस्कस करते हुए, तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हो आप। और बाकी हाँ, सेकंड वीडियो में हम मोस्ट प्रॉब्ली प्रोसेस के बारे में डिटेल में देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं और एग्जीक्यूट कैसे होता है। और मे बी फिर हम थोड़ी प्रोसेस एपीआईज देखेंगे जो कि ओएस एक्सपोज करता है। तो या अभी के लिए इतना ही। और या